प्रकाश महिला महाविद्यालय बांदीकुई। हम BA पार्ट PTA में नेशनल मूवमेंट के बारे में निरंतर अध्ययन कर रहे हैं और ये जो अध्ययन है उसमें हमने गांधीयन पीरियड के बारे में उनका असहयोग आंदोलन का अध्ययन किया था। उसके बाद में उनका सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसका अध्ययन किया था और आज हम गांधी जी का जो तीसरा वाला मूवमेंट है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और वो तीसरा मूवमेंट है उनका भारत छोड़ो आंदोलन। आज हम गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये 8 अगस्त 1942 से इसकी शुरुआत मानी जाए। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी ने समाप्त कर दिया था। गांधी जी के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह उपस्थित हुए थे। हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को देखते हैं, सी राजगोपालाचारी को देखते हैं। ये जो ऐसे नेता थे जिन्होंने गांधी जी की उस समय कड़ी आलोचना की थी कि गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त नहीं करना चाहिए था और गांधी जी उस आलोचना से क्षुब्ध हुए थे और ये कहा था गांधी जी ने कि शायद कांग्रेस को अब मेरी आवश्यकता नहीं है और उन्होंने कांग्रेस संगठन से अपना त्यागपत्र दे दिया था। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था गांधी जी ने इसे जरूर समाप्त कर दिया था, परंतु एक बहुत बड़ा आधार है वो ब्रिटिश शासन को प्रदान भी करके गया था और ब्रिटिश शासन को सोचने पर विवश कर दिया था इस आंदोलन ने कि हमें भारत में संवैधानिक सुधार करने चाहिए, अन्यथा इस प्रकार के आंदोलन हैं वो भविष्य में भी होते रहेंगे और शासन को इसके संबंध में चुनौती मिलती रहेगी। अतः बहुत जल्दी ही 1933, 1934 और 1935 में एक श्वेत पत्र जारी किया और उस श्वेत पत्र के आधार पर ही भारतीय शासन अधिनियम 1935 बना। भारतीय शासन अधिनियम 1935। ये जो अधिनियम बना था इस अधिनियम की जो खास विशेषता थी वो ये थी कि प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हो गई थी और जो केंद्र है उसमें अनुत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी। इसी के साथ साथ में यहाँ पे एक जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी व्यवस्था की गई थी। केंद्र राज्य जो संबंध हैं उनका उल्लेख सूचियां हैं वो बना दी गई थी। बहुत सारी जो विशेषताएं हैं वो इस 35 के शासन अधिनियम की थी और एक खास बात ये भी थी कि 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम बना था ये भारतीय नेताओं और भारत के विभिन्न दलों, संगठनों आदि से परामर्श करने के आधार पर ही बना। अतः इस अधिनियम में भारतीयों की जो संबद्धता है वो अब से पहले जो अधिनियम बने थे उनसे ज़्यादा और काफ़ी हद तक ये जो भारतीय शासन अधिनियम बना था ये भारत और भारतीयों के लिए हित कर रहा है।
परंतु यहाँ पे गांधी जी का ये मत था कि जो भारतीय शासन अधिनियम बनाया है इसमें भी ये स्पष्ट कर दिया कि भारत में अधिराज्य होगा। और इधर को जो नेहरू है उनको भी इससे आपत्ति थी कि अधिराज्य तो हम चाहते ही नहीं है, अपितु हमें भारत में स्वराज्य चाहिए। और इस अधिनियम में स्वराज्य की कोई बात नहीं कही गई थी, या स्वराज्य को किसी भी रूप में स्पष्ट नहीं किया गया था। एक जो अधिराज्यवादी बात है वही इसमें आई थी कि ब्रिटिश शासन के अधीन ही भारत का शासन रहेगा। इस वजह से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो इस भारतीय शासन अधिनियम से संतुष्ट नहीं थे। और फिर यहाँ पर जो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट की इसी प्रकार की परिस्थितियां हैं जो उत्पन्न हो गई थी कि आखिर में आगे चलकर गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन है वो करना पड़ा था। इसमें हम जो परिस्थितियों को देखते हैं तो पहली बात आती है इसमें कि 1935 का जो शासन है उससे ही भारतीयों की निराशा आ गई थी। और ये जो निराशा आई थी इसका एक प्रमुख वजह थी कि अधिराज्य की बात कही गई थी, इसमें स्वराज्य की बात नहीं कही गई थी। इसका मतलब ये था कि अभी भी ब्रिटिश शासन है वो भारत में बने रहना चाहता था। तो इस अधिनियम को बनाया तो गया, इसमें भारतीयों की भी सहभागिता की गई थी, लेकिन ये जो अधिनियम है ये भारतीयों को संतुष्टता प्रदान नहीं कर सका, पूर्ण संतुष्टता प्रदान नहीं कर सका। यहाँ पे दूसरी वाली जो बात आती है वो आती है इसमें द्वितीय विश्व युद्ध का जो प्रभाव है वो। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया और इसी के साथ में ही द्वितीय विश्व युद्ध है वो प्रारंभ हो गया। यहाँ पे जो ब्रिटेन है उसने इस द्वितीय विश्व युद्ध में भी भारत को पार्टिसिपेट करने का अनाउंसमेंट कर दिया। जब ऐसा हुआ तो हमारे जो भारत के नेतृत्व करता है उन्होंने ब्रिटिश शासन ने उसका विरोध किया कि भारत किसी का शत्रु नहीं है, क्यों भारत युद्ध में सम्मिलित हो। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भी इस प्रकार की बातें हो चुकी थी और इसी वजह से भारतीयों ने विरोध किया था कि इस युद्ध से हमारा कोई हित नहीं है और भारत को इस युद्ध से हानि के अलावा और कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। जब ये मूवमेंट किया तो इस मूवमेंट को ब्रिटिश शासन ने दबाया और सत्याग्रही हैं उनको जेल में डालना उन्होंने शुरू कर दिया। यानी कि विरोध को पूरी तरीके से कुचलने का प्रयास किया। अब जो ब्रिटेन है उसके सामने दो प्रकार का जो चैलेंज है वो उत्पन्न हो गया था कि एक और तो वो धुरी राष्ट्र हैं उनके सामने लड़ रहा था, तो दूसरी ओर जो भारत के सत्याग्रही हैं उन्होंने भी उनको चुनौती दे दी थी कि भारत युद्ध में सम्मिलित नहीं होना चाहता। और फिर इस विरोध को ब्रिटिश शासन के द्वारा कुचलने का प्रयास किया गया, दबाने का प्रयास किया गया। विभिन्न सत्याग्रही हैं उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया। तीसरी जो बात आती है इसमें वो आती है अगस्त प्रस्ताव। उस समय हमारे भारत के जो वायसराय हैं वो लॉर्ड लिंडलिथगो थे। भारत के वायसराय लॉर्ड लिंडलिथगो थे। जब ये विरोध हो रहा था तो इस विरोध को कुचलने का प्रयास तो किया गया, परंतु ब्रिटेन को ये लग रहा था कि जर्मनी, इटली और जापान की जो शक्ति है वो धुरी राष्ट्रों के रूप में बहुत ज़्यादा है और अगर हम
प्रस्ताव बनाया था। ये जो अगस्त प्रस्ताव है वो 8 अगस्त 1940 को बना और इस अगस्त प्रस्ताव में ये रखा था कि जल्दी ही गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार होगा और उसमें भारतीयों को अधिक सम्मिलित किया जाए। ये जो अगस्त प्रस्ताव है इससे गांधी जी सहित जो अन्य नेता हैं वो असहमत थे और ये कह रहे थे कि अब भारत को स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए। इस प्रकार के जो प्रयास है या सुधार है इनसे कुछ होने वाला नहीं है। अतः गांधी जी ने लॉर्ड लिटगो को ये भी कहा कि अगर आप हमें ये प्रॉमिस करें कि इस युद्ध के पश्चात में भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी तो फिर भी हम आपका साथ दे सकते हैं और आपका जो सुधार है उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन वायसराय ने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, युद्ध के पश्चात भी जो भारत है उसे अधिराज्य का दर्जा ही मिलेगा। अभी हम पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्षधर नहीं है। इस वजह से कांग्रेस और महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने इस कार्यकारिणी परिषद विस्तार है इसका विरोध किया और गांधी जी ने व्यक्तिगत से बिना अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। व्यक्तिगत से बिना अवज्ञा आंदोलन ये 1940 में ही शुरू होता है और गांधी जी ने इसमें दो जो कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर उनको विश्वास था बहुत ज़्यादा, उन्हें अपना प्रमुख सत्याग्रह घोषित किया, जिसमें प्रथम नाम तो था विनोबा भावे और दूसरा नाम था इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो, मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 1934 में गांधी जी कांग्रेस से अलग हो गए थे। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष पद के लिए खड़ा करवाया था, लेकिन वो हार गए थे। सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई थी। गांधी जी ने इसके संबंध में ये भी कहा था कि ये पट्टा सीतारामैया की जीत नहीं है, हार नहीं है, अभी तो ये मेरी व्यक्तिगत राय है। और फिर 3 महीने बाद में ही गांधी जी का सम्मान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। यहाँ पे 1934 से लेकर 1939 तक की स्थिति को हम देखते हैं तो जो कांग्रेस संगठन के नेता थे उन्होंने ब्रिटिश शासन के सम्मुख अपनी जो बातें हैं उनको समय समय पर अच्छी तरीके से रखा था, अच्छे ढंग से रखा था, लेकिन ब्रिटिश शासन है वो भारतीय नेताओं की जो बातें हैं उनको कोई महत्व प्रदान नहीं कर रहा था। और 1939 तक आते आते स्थिति ये हो गई थी कि सी राजगोपालाचारी को ये कहना पड़ा कि गांधी जी के बिना कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, अतः गांधी जी को पुनः कांग्रेस में आना चाहिए। तब गांधी जी हैं वो पुनः कांग्रेस के साथ में जुड़े थे और यहाँ पे जो ब्रिटिश शासन है उनके ऊपर वो वापस दबाव देने लगे थे। और जब लॉर्ड लिटगो ने अपना जो प्रस्ताव दिया था तो गांधी जी ने उस प्रस्ताव को नकार दिया था और व्यक्तिगत से बिना अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत उन्होंने कर दी थी। 1940 में ये जो आंदोलन हुआ था व्यक्तिगत से बिना अवज्ञा आंदोलन, इस आंदोलन के दौरान ही यानी 1941 तक का समय आ गया था। और अब यहाँ जो कंडीशन है वो क्या बनती है कि इधर को जर्मनी है उसने रूस के ऊपर अटैक कर दिया था और इधर को जो जापान है
उसने अमेरिका के ऊपर अटैक कर दिया था, यानी कि हिंद महासागर में अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है पर्ल हार्बर, इसके ऊपर अटैक हुआ था। और यहाँ पे जो रूस है और अमेरिका दोनों मित्र राष्ट्र, वो इन धुरी राष्ट्रों की जो ताकत है उससे ज़्यादा ही आतंकित हो गए थे। और ये जो जापान है ये लड़ते हुए बर्मा तक आ पहुंचा था, और रंगून है बर्मा की राजधानी रंगून, उसके ऊपर इन्होंने आधिपत्य स्थापित कर लिया था। और जापान है वो भारत के ऊपर आक्रमण कर रहा था बर्मा के रास्ते आते होते हुए। ये भारत के ऊपर जापान आक्रमण क्यों कर रहा था? भारत के ऊपर जापान कभी आक्रमण करता ही नहीं, अपितु इस वजह से कर रहा था क्योंकि भारत में ब्रिटेन का शासन था और ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों का एक सदस्य था, संगठन का एक सदस्य था, एक राष्ट्र था। इस वजह से यहाँ पे जापान की भारत से दुश्मनी नहीं थी, जापान की ब्रिटेन से दुश्मनी थी। और इसी वजह से इस प्रकार की जो स्थितियां हैं वो भारत में उत्पन्न हो गई थी। जब यहाँ पर जर्मनी ने रूस के ऊपर अटैक किया, इधर को जापान ने अमेरिका के ऊपर अटैक किया, तो फिर अमेरिका के प्राइम जो राष्ट्रपति हैं रूजवेल्ट, उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने इसको ये कहा था कि इस समय जो द्वितीय विश्व युद्ध में भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है और अगर धुरी राष्ट्रों से जीतना है तो आपको भारत का समर्थन लेना ही होगा, यानी कि भारत और भारतीयों की अनदेखी इस समय नहीं की जा सकती। इस वजह से रूजवेल्ट ने चर्चिल को समझाया कि आपने जितने भी सत्याग्रहियों को जेल में डाल रखा है उन्हें तुरंत प्रभाव से मुक्त करें, और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन है और विभिन्न प्रकार के जो नेता हैं उनसे आप विचार विमर्श करें, परामर्श करें और पूरी तरीके से उनका समर्थन करें लें, ताकि हमारी जो शक्ति है वो बढ़ सके। बगैर भारतीयों के समर्थन से हम इस युद्ध को नहीं जीत सकते। चर्चिल ने रूजवेल्ट के इस सुझाव को माना और इसकी एवज में एक जो मिशन है वो भेजने का हमारे भारत ने निर्णय किया, और ये जो मिशन है वो हमारे भारत में आया था तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा हमारे भारत में उस समय असंतोष को रोकने के लिए भेजा गया था, और भारत का जो समर्थन है उसे लेने के लिए भेजा गया था। वो मिशन था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 3 सदस्यीय था और ये भारत में आया 1942 में। और क्रिप्स मिशन ने अपनी योजना है वो भारतीयों के समक्ष रखी थी। इसमें 2 प्रकार की योजनाएं थी, एक तो अंतरिम योजना और दूसरी वाली जो योजना थी वो थी दीर्घकालिक योजना। इसमें सर स्टेफर्ड क्रिप्स है, उसने भारतीय नेताओं से कहा कि जब तक युद्ध होता रहेगा, जब तक सुरक्षा विभाग ब्रिटिश शासन के पास में रहेगा और अन्य जो सभी विभाग हैं वो भारतीयों को सौंपे जाते हैं। एक बात तो इसमें ये थी। दूसरी बात ये थी कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो भारतीयों के द्वारा ही किया जाएगा। भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा हो, इस बात पे तो सहमत थी, लेकिन ये जो योजना प्रस्तुत की थी, इस योजना पर हमारे गांधी जी सहित जो भारत के अन्य नेता हैं, दल हैं, वो सहमत नहीं थे कि पूरी तरीके से सुरक्षा विभाग सहित सारे विभाग हमारे पास में होने चाहिए। लेकिन जब ब्रिटिश शासन इसमें असमर्थ हुआ तो फिर यहाँ पर एकाएक जो क्रिप्स मिशन है वो वापिस इंग्लैंड लौट गया था। भारतीय नेता ने
वो इससे अचंभित रह गए थे कि आखिर में सर स्टेफर्ड क्रिप्स सहित जो तीनों सदस्य हैं वो भारतीयों के साथ में और बातचीत कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया कि क्रिप्स मिशन को यहाँ सुधार करने के लिए या कोई समाधान करने के लिए नहीं भेजा गया था, अपितु क्रिप्स को केवल इस वजह से भेजा गया था कि भारतीय संतुष्ट हो या नहीं हो, आपको तुरंत प्रभाव से वापस आना है। अर्थात ब्रिटेन है वो भारत में किसी भी प्रकार का सुधार करने का पक्षधर था ही नहीं, और एक तरीके से क्रिप्स मिशन के वापस जाने से समस्त भारतीयों में मायूसी छा गई थी। तो यहाँ पे जो क्रिप्स मिशन है वो असफल होता हुआ दिखाई दिया, और अब जो गांधी जी हैं उनके सामने आंदोलन को करने के अलावा और किसी भी प्रकार का कोई चारा नहीं रह गया था। इसी वजह से गांधी जी ने 7 अगस्त 1942 को बंबई में कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक बुलवाई, और इस बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया, और उस प्रस्ताव का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन असफल रहा था। इसे देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शैतान का वकील कहा था, और गांधी जी ने इसके बारे में कहा था कि भविष्य में एक ऐसा चेक दिवालिया बैंक के नाम भविष्य में भूलने वाला। तो यहाँ पे जो क्रिप्स मिशन है उनके बारे में इस प्रकार से जो नेहरू जी हैं, गांधी जी हैं, उन्होंने कहा, और 7 अगस्त 1942 को बंबई में एक प्रस्ताव रखा, भारत छोड़ो आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समस्त जो अधिकार है इस आंदोलन के वो गांधी जी को प्रदान कर दिए कि गांधी जी इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, और गांधी जी किन साधनों का प्रयोग करें, कैसे इस आंदोलन को चलाएं, ये सारा का सारा गांधी जी हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड होगा, वही इस आंदोलन को पूर्ण रूप में चलाएंगे। तो यहाँ जो गांधी जी हैं वो 8 अगस्त को इस आंदोलन को उन्होंने शुरू किया। गांधी जी ने 7 अगस्त को प्रस्ताव पास हुआ था, 8 अगस्त को ये जो मूवमेंट है वो शुरू हुआ, और जैसे मूवमेंट शुरू हुआ तो अंग्रेजी शासन है वो तो पहले से ही जागरूक थी कि भारतीय हैं वो इस प्रकार का कोई मूवमेंट कर रहे हैं, और बंबई में इस प्रकार का प्रस्ताव पारित हो चुका है, तो तुरंत प्रभाव से इस मूवमेंट को दबाने के लिए अंग्रेजी शासन है उन्होंने भारतीयों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जो भारतीय हैं उन्होंने भी बदले में संचार व्यवस्था को ठप कर दिया, रेल की जो पटरियां हैं उनको तोड़ दिया, डाक तार व्यवस्था है उसको भी उन्होंने दुरुस्त किया, वो उसके भी ऊपर उन्होंने प्रहार किया, और जो विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं हैं, अंग्रेजी शासन की संस्थाएं हैं, उनके भी ऊपर उन्होंने अटैक किया। 9 अगस्त को गांधी जी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और पूना की आगा का जेल है उसमें बंद कर दिया था। यहाँ पे जो हमारे भारत के प्रमुख नेता हैं उन्होंने अंग्रेजी शासन से ये पूछा कि गांधी जी को गिरफ्तार करके क्यों जेल में डाला गया है, तो अंग्रेजी शासन ने स्पष्ट कर दिया कि इस प्रस्ताव में रेल की पटरियों को तोड़ना और डाक तार संचार व्यवस्था है उसको बिल्कुल मिटाना, ये जो चीजें हैं वो इस प्रस्ताव का एक भाग थी, और हम ऐसा नहीं चाहते, और फिर थोड़ा ऐसा हुआ भी, इस वजह से हमने जो गांधी जी हैं उनको गिरफ्तार किया है, और बाकी जो नेता हैं उनको भी अरेस्ट किया था, जिसमें हम पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उनको भी देखते हैं। अन्य जो नेता हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उनको भी जेल है उसमें डाल दिया गया था, और यहाँ पर ये जो आंदोलन है वो दूसरे दिन से ही नेतृत्व विहीन होता हुआ दिखाई दिया। अर्थात गांधी जी
इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और गांधी जी सहित जो प्रमुख नेता हैं जब उनको अरेस्ट किया तो अब इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करे। लेकिन अब जो स्थिति है ये कहा गया कि स्थिति इस समय तक 1942 तक ऐसी आ गई थी कि अब भारत का एक एक जो व्यक्ति है वो स्वयं ही इस आंदोलन का नेतृत्व करने में सक्षम हो गया था। और यहाँ पे जब गांधी जी सहित नेहरू जी और अन्य नेताओं को जब गिरफ्तार करके जेल में डाला गया तो फिर भारत का जो हर एक व्यक्ति है वो इस आंदोलन के लिए आगे आया और इस आंदोलन को उन्होंने चरम स्तर पर बढ़ा दिया था। आखिर में ये आंदोलन है वो बहुत चरम स्तर पर हुआ, इसको दबाने की कोशिश भी की गई, लेकिन अब यहाँ पर ब्रिटिश शासन है वो इस नतीजे पर पहुँच चुका था कि अब हम भारत में शासन नहीं कर सकते और भारत को हमें स्वतंत्रता देनी ही पड़ेगी। यानी कि स्थिति यहाँ इस प्रकार की आ गई और इसके लिए जो प्रयास हैं वो ब्रिटिश शासन के द्वारा 1943 में ही प्रारंभ कर दिए थे कि हम ऐसा उपाय करेंगे जिससे जल्दी से जल्दी जो भारत है उसको स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए। तो इस प्रकार की जो स्थिति है वो आई थी। यहाँ पे हम इसके संबंध में ये देखते हैं कि ये जो आंदोलन है ये समीक्षा हम करते हैं इस आंदोलन की, तो समीक्षा स्वरूप हम जो पहली बात है वो तो इसकी सफलता के रूप में देखते हैं और जो दूसरी बात है वो इसकी हम विफलता के रूप में देखते हैं। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसकी सफलता के रूप में हम सबसे पहली ये बात देखते हैं कि गांधी जी के बगैर भी ये जो आंदोलन है वो चरम स्तर पर पहुंचा था। ये आंदोलन जन आंदोलन बन गया। दूसरी जो इसके संबंध में बात थी वो ये थी कि जब तक ये आंदोलन चला ब्रिटिश शासन भारतीयों का समर्थन पाने के लिए हमेशा प्रयासरत होते ही रहे और उनको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि बगैर भारत के समर्थन के सहयोग से हम द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं जीत सकते और हमें अब भारत को आज़ादी देनी ही पड़ेगी। ये जो बात हुई ये इसके संबंध में हुई थी। तीसरी जो यहाँ पर बात है वो इसके संबंध में ये कही जा सकती है कि जो ब्रिटिश शासन है वो काफी हद तक लचीला बना था। यानी कि अब से पहले एक कठोरता की नीति को उन्होंने भारत और भारतीयों के संबंध में अपना रखा था। अब उन्होंने ये देखा कि हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और भारत के संदर्भ में हमें अब कोई निर्णय लेना पड़ेगा। तो इसके संबंध में हम ये कह सकते हैं कि ये आंदोलन है वो हुआ, नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन फिर भी ये आंदोलन है वो इस रूप में सफल हुआ। और अब बात आ रही थी कि क्या गांधी जी असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी तरह ही इस आंदोलन को भी समाप्त करने की घोषणा करेंगे। तो गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया कि अब इस आंदोलन को किसी भी रूप में समाप्त नहीं किया जाएगा, ये आंदोलन आगे भी चलता रहेगा। क्योंकि गांधी जी ने इस प्रस्ताव में स्पष्ट कर दिया था कि हम करो या मरो के सिद्धांत के आधार पर जो कहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का एक बहुत बड़ा नारा भी था जो गांधी जी ने दिया था, करो या मरो। अर्थात यहाँ इससे तात्पर्य ये है कि आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे, चाहे उसके लिए हमें जान ही क्यों न देनी पड़े। ये इसका तात्पर्य था, करो या मरो का। तो गांधी जी ने स्पष्ट किया कि स्थिति इसी प्रकार की रहेगी, इस आंदोलन को हम भविष्य में भी समाप्त नहीं करेंगे। और अब ब्रिटिश शासन भी अच्छी तरीके से समझ गया था कि आंदोलन किसी भी रूप में समाप्त नहीं होने वाला है। दूसरी जो इसकी विफलता है उस विफलता के संबंध में पहली जो बात है वो हम ये कह सकते हैं कि ये आंदोलन की विफलता में प्रथम ये था कि जब पहले से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके जो नेता हैं उनको अच्छी तरीके से पता था कि हमने जब भी किसी प्रकार का कोई मूवमेंट किया है तो मूवमेंट के दौरान ये भी आया कि इस आंदोलन को हमेशा ब्रिटिश शासन
शासन ने कुचला है, नेताओं को गिरफ्तार भी किया है, सत्याग्रहियों को जेल में भी डाला है। तो ये चीज तो उन्हें पहले से ही पता थी और उनको ये भी पता था कि हम जब ये प्रस्ताव पास कर रहे हैं तो अंग्रेजी शासन हमारे ऊपर कार्रवाई करेगा। तो उन्हें पहले से ही अपने आप को ऐसे स्थानों पर सुरक्षित रख लेना चाहिए था जहां अंग्रेजी शासन उनको अरेस्ट नहीं करती, गिरफ्तार नहीं करती और फिर ये जो नेता हैं इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करते रहते। लेकिन ऐसे नेताओं ने हरगिज नहीं किया और इसका एक दुखद स्वरूप यह आया था कि दूसरे ही दिन गांधी जी सहित अन्य नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और ये आंदोलन है वो नेतृत्व विहीन होता हुआ दिखाई दिया। ये इसकी एक विफलता रही थी। दूसरी ओर जो हम विफलता के रूप में देखते हैं तो एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और इसी के साथ में हम भारत में प्रमुख समाजवादी दलों को देखते हैं। दलित संगठन को देखते हैं कि यहाँ पे ये जो समाजवादी हैं और ये संगठन हैं इन्होंने इस मूवमेंट की घोर निंदा की थी और ये समाजवादियों का ये कहना था कि गांधी जी को इस प्रकार का वर्तमान में आंदोलन करना ही नहीं चाहिए था। अंबेडकर ने ये कहा था कि ये मूर्खतापूर्ण कार्य था। सुभाष चंद्र बोस उन्होंने भी इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उपस्थित किए थे। तो यहाँ पे हम ये कहें कि जो राजनीतिक दल हमारे भारत के ही थे उन्हें भारत राष्ट्र के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ही इसके संबंध में निंदा कर दी थी और ये कहा था कि गांधी जी को भारतीयों को साथ में लेकर ब्रिटिश शासन को इस प्रकार की वर्तमान में चुनौती नहीं दी जानी चाहिए थी। और यही एक ऐसी बात रही थी कि जो अंग्रेजी शासन है उनको ऐसा लगा कि पूरा भारत अभी भी एकजुट नहीं है, कांग्रेस के अलावा समस्त जो राजनीतिक दल और संगठन है वो अभी भी ब्रिटिश शासन के साथ में ही हैं। इस वजह से ये जो आंदोलन है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि विफलता रही इस आंदोलन की। तीसरी जो बात आती है इसमें वो आती है मुसलमानों की, जिसमें मुस्लिम लीग की बात आती है। मुस्लिम लीग के जो नेता हैं मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें पाकिस्तान का महात्मा गांधी कहा गया, राष्ट्रपिता कहा गया। तो ये जो मुस्लिम लीग है उसने शुरू से ही ये भ्रामक प्रचार किया था हमारे भारत में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ही प्रयासरत है, इससे मुसलमानों को कुछ नहीं मिलेगा। और जब यह आंदोलन चला तो मुस्लिम लीग ने भी इस आंदोलन में किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया और 1940 में ही